अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये ऐसी कलेक्शन है जो कि अच्छे से वजाहत कर दी गई है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छे से डिफाइन कर दी गई हो, अच्छे से चीज़ों के बारे में बता दिया गया हो। अब हमारा एक एग्जांपल दे दी गई, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है ABCD और B इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 7। जो 1 2 3 7 है और ABCD है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। किन की ये एलिमेंट्स किन के हैं, जो ये लिखे हुए ना A इज इक्वल टू, तो ये एलिमेंट्स ABCD जो है ये एलिमेंट्स हैं इस A के। ठीक है, और ये जो 1 2 3 7 है वो एलिमेंट्स हैं इस B के। तो ये जो पूरा एज अ होल हम देख रहे हैं A इज इक्वल टू ABCD ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये सेट A है। ठीक है, और इसी तरह से जो ये हमारे पास B इज इक्वल टू 1 2 3 7 लिखा हुआ है, बेसिकली हम इसको एज अ होल रीड करेंगे, ये हमारे पास सेट B है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे आ जाता है कि द नंबर ऑफ अ सेट A रिटर्न एज ए। आप जो है सेट जो हमारे पास जो सेट होते हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर एक एक्स एलिमेंट है जो कि आपके सेट ए में एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको कैसे राइट करेंगे, आप इसको इस तरह से राइट करेंगे। ये चीज़ जो लिखी हुई है, जो ये छोटा सा ई लिखा है, इसका मतलब है बिलोंग्स। उसको आप रीड करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, या कहेंगे एक्स इज़ इन ए, मतलब ए है उसके अंदर एक्स एग्जिस्ट करता है, एक्स इज़ इन ए। अगर एक्स जो है वो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अच्छा जी। फिर यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट का डिफरेंस मैंने बता दिया है। एलिमेंट क्या होता है, ये होता है एलिमेंट, ये 7 1 2 3 ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे या उसको जो डिनोट करेंगे वो इससे करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि अगर किसी सेट के अंदर आपके पास वैल्यू है, फर्ज कर ले 0 लिखी हुई है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो है सेट एम्प्टी है या नल सेट है। हम ये कहेंगे कि इस सेट का जो एक एलिमेंट है वो 0 है, इसलिए उस लिहाज से ये एक सेट एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। और ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जो है ना लिस्ट इस तरह से भी दे सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। ये एक और नंबर की जो है एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट दे दी गई है सेट A के अंदर। और इसी तरह से अ बुक, अ सिटी, अ क्लॉक, अ टीचर, ये भी एक तरीके से लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट्स बेसिकली वो सेट्स होते हैं जिनकी कुछ रेंज डिफाइंड होती है। ठीक है, आपको पता होता है कि यार ये चीज़ यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे एक सेट दे दी गई है कि A इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू 99 एंड 100। मतलब एक ऐसा सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट 1 से जो है स्टार्टिंग हो रही है और एंड हो रही है, सेट जो है एंड हो रही है 100 के ऊपर। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि सेट फाइनाइट सेट कैसे होते हैं, कि जो चीज़ें डिफाइंड हो जाए, जो आपको पता लग जाए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फिनिश पॉइंट ये है, तो उससे आपको पता चलेगा कि फाइनाइट सेट है। जैसे यहाँ पे पहली एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें कि एक्स जो है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, अब हमारे पास एक साल के अंदर जो है 12 महीने होते हैं, तो एक्स की वैल्यूज़ वो कह रहा है कि एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर। एक्स मतलब एक्स जो वो है जो साल का महीना है। ठीक है, अब उस महीने 12 महीने हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो एक्स की वैल्यू जनवरी भी हो सकती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन टू दिसंबर। हमें पता है कि साल में 12 महीने हैं, तो एक रेंज डिफाइंड है, फिनाइट सेट है ये भी। इसी तरह से यहाँ पे दे दिया है के पास एक्स इज़ अ लिविंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन समथिंग लाइक बिलियंस में या मिलियंस में, मुझे करेक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि यार इसकी एक रेंज है, तो वो आपका एक फिनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा। इनफिनाइट सेट्स क्या होते हैं? इनफिनाइट सेट जिसकी कोई आपको रेंज नहीं पता होती। अब जैसे एक्स इज़ एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 8 10, चलती जा रही है, क्योंकि इसका एंड ही नहीं पता हमें। सही है, इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल दे दी गई हैं।
अब यहाँ पे देखें डी इज़ अ सेंटेंस इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश के अंदर तो इतने बेशुमार सेंटेंस हैं, आपको थोड़ी पता है कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जो है 10 हैं 20 हैं, वो तो 20 से भी ज़्यादा है, 25 से भी, आप भले जितने लिख लें आपकी मर्ज़ी है, कोई रेंज डिफाइंड नहीं है। तो इनफिनाइट सेट कहलाते हैं ऐसे सेट। सबसेट को देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हमें देखने को ये मिल रही है कि अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक सेट दे दिया गया ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 10। सही है। अगर अब आप बी सेट को देखें तो आपके पास बी सेट जो है 1 3 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 5 एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट ए के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से 1 2 3 4 5 10, इसमें 1 भी है 3 भी है 5 भी है। ठीक है, तो जब आपके एक सेट के तमाम एलिमेंट्स जो है दूसरे सेट में पाए जाएं तब आप कहेंगे कि ये जो है सबसेट है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। इधर आपके पास एक एग्जांपल दे दी गई है सबसेट की। मैं आपको एग्जांपल और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं। ताकि अच्छा, यहाँ पर ना बताया गया है कि जो आपका सबसेट होता है उसको इस साइन से आप क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इज़ अ सबसेट ऑफ, इस सिंबल का मतलब होता है इज़ अ सबसेट ऑफ या इज़ कंटेंट इन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए या बी सबसेट ऑफ अ बी। ठीक है, एवरी सबसेट इज़ अ सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के एतबार से। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो तमाम सेट का जो है सबसेट होता है, और इसी तरह से जो एक सेट होता है वो अपने ही सेट का सबसेट भी होता है। ठीक है, और सिंबल ये वाली जो इस्तेमाल होती है इज़ यूज टू डिनोट, इज़ यूज टू डिनोट इज़ अ सबसेट ऑफ और इज़ कंटेंट इन, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई ये जो सिंबल होता है ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये इज़ अ सबसेट ऑफ को। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखा दिया गया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें एक दे दी गई है कि लेट ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 और बी इज़ इक्वल टू 6 4 8 2। अब देखिए आपके पास जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। ठीक है, अब ऊपर आए डेफिनेशन को ज़रा पढ़ें कि इधर से डेफिनेशन को पढ़ें। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, if all the elements of a set A1 is present in the set 2 then we say that set 1 is a subset of set 2। मतलब अगर एक सेट की तमाम एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो आप कहेंगे कि ये जो है सेट 1 जो है वो सेट 2 का जो है सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि सेट 1 जो है ए बी सी है और सेट 2 जो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है। तो जो सेट ए है हमारे पास, जो सेट 1 है वो आका जो है ए बी सी को कंटेन करता है एलिमेंट्स को, और वही तमाम 3 एलिमेंट्स जो हैं दूसरे सेट 2 के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो है आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो सेट 1 है वो सबसेट है सेट बी का। अच्छा जी, फिर हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, सेट बी प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट ये होता है कि जैसे अब हमने यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अब प्रॉपर सबसेट इज़ अ सेट सबसेट ऑफ द सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब ये एक ऐसा सेट होता है जो कि सबसेट होता है ऑफ द सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। बाकी सब सेट का जो है ये सबसेट होगा लेकिन अपने सेट का ये जो है सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब क्या है कि अब अगर आप देखें ए जो है 1 2 3 4 एलिमेंट्स कंटेन करता है, ये तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर तो हैं पड़े, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ें, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट द एलिमेंट 5 इज ऑफ बी is not present in A, so we say that A is a proper subset of B। Symbolically we write this, but जो ये है ना प्रॉपर सबसेट पर B के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उसमें जो है A, अब B के जो एलिमेंट्स हैं 5,
वो तो ए में नहीं है ना, तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो है ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसका मैं आपको अब देखिए यहाँ पर क्लियर है आपको कि यहाँ पे 5 बी में था सेट बी में, लेकिन जो है सेट ए के अंदर 5 नहीं था। तो ए तो जो है सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी तो हम कहेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है अपने हैंडआउट्स के ऊपर कि इफ़ सेट बी कंटेन सम बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट ए वाइल ए कंटेन्स ईच एलिमेंट ऑफ बी। वो कहता है कि ए जो है वो तमाम एलिमेंट्स कंटेन करता है बी के। ठीक है, पर बी जो है कंटेन करता है कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के। मतलब मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मैं अपने दोस्त की तमाम खसूसियात को जो है अपने अंदर जो है अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो मैं कहलाया जाऊँगा कि मैं जो है अपने दोस्त का सबसेट हूँ। लेकिन अगर मेरा दोस्त अपनी खसूसियात के साथ जो है मेरी खसूसियात को अडॉप्ट नहीं करता, ठीक है, तो एक तरह से वो जो है ना तो मेरा वो सबसेट होगा, और इसी तरह से वो एक इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आप लोगों को कि मैं तो उसका सबसेट हूँ लेकिन वो मेरा सबसेट नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये वेन डायग्राम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है ना आपको ये जो आपको दिखा रहा है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको इतना फोकस नहीं करते हैं, ना एग्जाम्स में इतना पूछा जाता है। यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यूनियन ऑफ सेट्स है ना, ये वेन डायग्राम में इसको इस तरह से शो करते हैं, और ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसको ए यूनियन बी को जो है इस तरह से भी हम जो है लिख सकते हैं। और ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है वो बेसिकली इस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, कि जो है ना एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये उसने जो है ना वेन डायग्राम बना दिया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ का पता होना चाहिए ए यूनियन बी किस तरह लिखते हैं। इंटरसेक्शन ये होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन को ए इंटरसेक्शन बी बनाया हुआ। यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है, तो ए इंटरसेक्शन एक ही जो है ना एक सेट दे दिया गया है। यहाँ पर जो है ना ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक सेट में दे दिया गया है, मतलब ए सेट है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और उसके साथ जो है बी एक सेट दे दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कॉमन हो। ठीक है, अगर आप देखें सेट ए और सेट बी में तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो कॉमन होंगी, जो दोनों में आ रही होंगी, सेम आ रही होंगी, तो वो आपके सामने जो है 3 और 4 है। अगर आप डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन को देखें, टू सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग व्हेन दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपके दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स जो है कॉमन होंगे, तो हम उनको कहेंगे इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन सेट और इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसके अंदर आपके कोई भी एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है, तो हम उनको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स कहेंगे, या नॉन ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर सेट डिफरेंस आ जाता है, ए माइनस बी करेंगे और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करें, तो आपके पास जो है ना दो सेट का डिफरेंस निकल जाएगा। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डोनेटेड बाय ए माइनस बी कर लें, या बाय ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लें। ठीक है, ये आपको जो है आपको एक जो है ना डिफरेंस बता देगा। ये देखें ए माइनस बी का ये आप बनाते हैं वेन डायग्राम, तो इस तरह से बनेगी। फिर कम्प्लीमेंटेशन है। कम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि चीज़ों के रिवर्स हो जाना। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे है एग्जांपल के तौर पे, मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं करवाई हुई इन्होंने, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़, और डी मॉर्गन लॉ का पता होना चाहिए। इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के बार से पूछ लिया जाता है कि डी मॉर्गन लॉ आया था एमसीक्यूज़ में कभी कभी, और कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पूछ लिया जाता है, और कभी जो है ना एसोसिएटिव लॉ का पूछ लिया जाता है। मतलब एक साइड दे दी जाती है, दूसरी साइड एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ सेट्स है। अब पार्टीशन ऑफ अ सेट एस इज़ द सब डिवीजन ऑफ द सेट इनटू नॉन एम्प्टी सबसेट्स दैट आर डिसजॉइंट एंड एक्सहॉस्टिव।
ठीक है, ये कंडीशंस है, आपको ये याद होनी चाहिए कि पार्टीशंस ऑफ सेट्स की क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जांपल दे दी गई है कि सेट ए जो है, सॉरी सेट दे दिया गया एस, उसमें आपके पास एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, देन ए बी एंड सी डी इज़ द पार्टीशन ऑफ सेट जो एस है, पार्टीशन ऑफ एस एज ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेल। वो ये कह रहा है कि देखें आपके पास जो एक सेट है एस है, उसमें तमाम एलिमेंट्स दिए हुए ए बी सी डी ई। उसने जो है ना पार्टीशन की है सेट एस की ना, उसने दो पार्टीशंस कर दी हैं। ठीक है, और उसने क्या किया, कहता है कि जो है आपके पास एक सेट जो बन रहा है वो ए बी है और एक सेट जो आपके पास बन रहा है सी डी ई है। वो ये कहता है कि ये जो दोनों जो आपने पार्टीशन किया है वो कंटेन, मतलब उसका जो बिलोंग करता है ना, वो कहाँ से बिलोंग करता है, एग्जैक्टली वन सेट के ऊपर ना, वन सेल के। और जो ये आपके पास ए बी सी डी ई है, ये वन सेल है। ठीक है, तो ये कहाँ से बना है, ये बना है मतलब ये जो ए बी हम देख रहे हैं और सी डी ई है, ये कहाँ से बना है, ये एक सेल से बना है जहाँ पे ए बी सी डी ई इकट्ठा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड अ क्लास। एक सेट जो होता है, अ सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, एक सेट का सेट जो होता है ना, वो हम कहते हैं क्लास है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये होता है कि द क्लास ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज रिलेटेड बाय पी ए। ठीक है, अब हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल दे दिया गया कि एक सेट है हमारे पास, उसमें हेड और टेल है। जब हम इसकी पावर जब पी ए लिखेंगे, मतलब पावर सेट बनाने लगेंगे ना, पावर सेट, तो इसको लिखेंगे पी ब्रैकेट में उस सेट का नाम। जैसे अब यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया है। अब आप लोग कहोगे कि एक तो आपने एम्प्टी सेट भी ये जो हाँ, ये जो आपको दे दी, ये मैंने ऊपर बताया था कि ये एम्प्टी है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बताया था ना आपको, ये इस जगह पे किधर गया, ये यहाँ पे मैंने बताया था कि जो है ना ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है उसने, यहाँ पर उसने ये बताया है कि अगर हम पावर सेट है, पावर सेट जो है ना, उसने बताया कि जो सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स दो हैं, हेड एंड टेल का, तो उसने पावर सेट बनाया। उसमें एक उसने एम्प्टी सेट डाला है, उसमें एक हेड डाला है उसने, और एक टेल डाला है, और एक उसने हेड और टेल डाला है। ठीक है, तो ये आपको अगर किस तरह से बना, हालांकि हमारे पास तो दो एलिमेंट्स, तो ये चार सेट कैसे बन गया, तो 2⁻² हमारे पास 4 है। अगर आपके पास जो है एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक या तीन एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, हेड टेल या ए बी सी कुछ भी वैल्यू लिखी है, हेड टेल या सिर्फ ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब 2⁻³ क्या होता है, 2⁻³ होता है 8। तो आपका जो पावर सेट बनेगा वो 8 एलिमेंट्स की बेस पे बनेगा। अब यहाँ पर जो एम्प्टी सेट है वो एक एलिमेंट है, एक जो हेड है वो एक एलिमेंट है, और जो टेल है वो एक एलिमेंट है, जो हेड टेल साथ लिखा हुआ है वो एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो पावर सेट बना है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं 2⁻⁴। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उसने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है कहा गया कि आप कैलकुलेट करके दें हमें। ठीक है, और हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हेड और टेल है, जो कि 2 एलिमेंट्स हैं। और जो हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, जिसका लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। और कहता है कि देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 12। अब देखिए हमें एक सेट दे दिया है 2 एलिमेंट्स का, 2, और एक सेट दे दिया है हमें 6 एलिमेंट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है ऊपर फार्मूला दे दिया गया यहाँ पे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी दे दिया। अब हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, तो 2 × 6, ठीक है 12। इससे पता चल गया कि हमारे पास जो है ना 12 जो है वो बनेंगे, कलेक्शंस बनेंगी। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन के सामने ए क्रॉस बी, तो हमारे पास है हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 6। ठीक है, हेड 5 लिखना था लेकिन हेड 6 लिखा हुआ है, हेड 5, हेड 6, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो यहाँ पर जो है ना 6 सेट जो है ना हमारे पास 6 6 12, तो हमारे पास 6 जो है ना एलिमेंट्स बन गए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए जो है ए क्रॉस बी है, जो कि हमारे पास ए के एलिमेंट्स कितने 2 हैं और बी के एलिमेंट्स हमारे पास 6 हैं। ठीक है, और हम लोग जब ए क्रॉस बी करेंगे
तो हम क्या कर रहे हैं, 2 2 मल्टीप्लाई में 6 कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना ख़ास ये नहीं है। जो बस यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो जितनी भी एग्जांपल्स दे दी गई हैं कॉम्बिनेशन वगैरह की, ये हम लोग आगे देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अभी यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर नंबर 16। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, और जिन लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही वो लोग मुझसे ईज़िली जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग ईज़िली मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।